हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन पीटी 365 का, हम पॉलिटी का पार्ट 3 लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि पीटी 365 के पॉलिटी को जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए क्योंकि प्रीलिम्स में आने वाला है, तो इसलिए वाले जो वीडियोज़ हैं आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मिल जाएंगे। और हमने ऑलरेडी इन्वायरमेंट का, इकोनॉमिक्स का और आर्ट एंड कल्चर का, ज्योग्राफी का एंड साइंस एंड टेक का पीटी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा। सबका सेपरेट आपको मैराथन सीरीज भी मिल जाएगी। अगर आप एक बार में पूरा रिवाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और पार्ट्स में करना चाहते हैं तो उसके वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हमारा जो भी हम पढ़ाया हुआ आपको अगर पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और इससे क्वेश्चंस एक ना एक आपको एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर के रोल की बात करी गई हुई है। तो रिसेंटली केरला में, तमिलनाडु में और पंजाब ने मूव किया है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव गवर्नर ओवर द पेंडिंग बिल्स। बहुत बार आपने देखा होगा गवर्नर के पास भी यहाँ पर इस तरह की एक पावर होती है जहाँ पर वो क्या करता है, किसी भी बिल को अपने पास सुरक्षित करके रख लेता है, उसको पास नहीं करता है। उसके कारण से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके कारण से यहाँ पर गवर्नर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आर्टिकल 200 कहता है असेंट ऑफ द गवर्नर इज नेसेसरी फॉर द बिल टू बिकम अ लॉ। अगेन जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि किसी भी एक बिल को लॉ बनाने के लिए अगर वो स्टेट का है तो गवर्नर के असेंट लगेगा, और अगर वो कहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का असेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट वाले असेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल 111 होता है, आप लोगों को ध्यान होगा। और इसी के रिगार्डिंग में गवर्नर ने यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाते हैं कि वो उस बिल को विड्रॉ कर सकता है, अपने पास सुरक्षित कब तक रख सकता है और उसके बाद उसमें मना कर सकता है। ये सारी तमाम चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देन उसके बाद रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 201 में दिया है कि वो रिजर्व करके किसके लिए रख रहा है, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख रहा है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है, ही कैन आइदर गिव हिज असेंट और विथ होल्ड द असेंट। प्रेसिडेंट भी यहाँ पर ये काम कर सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अंडरलाइन किया इसका इंपॉर्टेंस के बारे में। बेसिकली होता क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो कि नाइदर इज अबव द अदर। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन क्या ऐसा सही मायने में होता है? आप लोगों ने देखा होगा यूनियन गवर्नमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट पर भारी होती है, ये आप लोगों को पता है। It envisages that a national or the state agencies undertake the government functions jointly rather than exclusively। मतलब सेपरेटली आप लोगों को काम नहीं करना है, आपको साथ में मिलकर काम करना है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेशनल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है यूजुअली, और अगर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो बीच में तनातनी हो जाती है और सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो अप नहीं हो पाती हैं, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। इसके लिए 7th शेड्यूल बनाया गया है, जहां पर आपको पता है सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट हमने अलग अलग बना दी गई है, ताकि स्टेट पर कौन काम करने वाला है, स्टेट लिस्ट पर क्या क्या काम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह के काम करेगी, ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, आपको आर्टिकल 312 याद होगा, जहाँ पर अलग अलग जुडिशियरी सिस्टम के तहत आपको अलग अलग लॉज भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है अंडर आर्टिकल 363 के तहत, जो कि डिस्कस करती है और एडवाइज करती है द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट अगर दोनों के बीच में है। फिर आर्टिकल 261 याद रखना है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड द एवरी स्टेट। फिर यहाँ पे जोनल काउंसिल्स बनाई जाती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाई जाती है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, जो सारे स्टेट और यूनियन में फाइनेंस का बंटवारा करता है। आर्टिकल 279 ए बनाया जाता है, जहाँ पर जीएसटी काउंसिल होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिसाइडिंग द रेट ऑफ अ जीएसटी। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत की जाती है, जहाँ पर ये होता है कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को हम बराबर इक्वल दर्जा दिया जाता है।
फिर आता है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट बेसिकली असम और अरुणाचल प्रदेश में इस समय पर देखा गया है। वहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी जगह होता है। मैं आपको एक मैप दिखा दूंगी। आर्टिकल 131 के तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक्सक्लूसिव टू एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। तो जुडिशियल रिड्रेसल यहाँ पर कहते हैं कि ऑलरेडी अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ पर फैसला सुना दिया है तो सारे कोर्ट जो है वो उसको यूजुअली मान लेते हैं डिस्प्यूट के केस में। वही यहाँ पर बताया गया है। तो डिस्प्यूट अलग अलग हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स के बीच में हो सकता है, बिटवीन गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट ऑफ वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर, दो स्टेट्स के बीच में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए अभी मैंने आपको बताया इंटर स्टेट काउंसिल बनाते हैं अंडर आर्टिकल 263 के तहत, जहां पर पावर किसको दी जाती है, प्रेसिडेंट को। वो इंटर स्टेट काउंसिल बनाती है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट। यहाँ पर इट हैज़ द ड्यूटी ऑफ, कौन कौन सी ड्यूटीज रहती है, इंक्वायर करना, इनटू एंड एडवाइस करना डिस्प्यूट को लेकर, अगर स्टेट्स के बीच में हो गया है उनमें इन्वेस्टिगेशन करना, डिस्कशन करना, ये सारे काम इनके होते हैं। फिर जोनल काउंसिल्स हम बना देते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, जो कि एक एडवाइजरी रोल प्ले करती है फॉर प्रमोटिंग द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड टेरिटरीज। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में परवाणु रीजन जो है, ये देख लीजिए, मैं इस पे कलर चेंज कर देती हूँ पेन का, परवाणु रीजन है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा डिस्प्यूट। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में सारचू करके यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ को लेकर है। गुजरात और राजस्थान में मानगढ़ हिल को लेकर है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आपको डिस्प्यूट देखने के लिए मिलेगा कनिका सैंड आइसलैंड को लेकर। महाराष्ट्र और कर्नाटका में बेलगाम को लेकर विवाद चल ही रहा है। कर्नाटका और केरला में कसारा गौद को लेकर विवाद चल रहा है। तो ये इस तरह से विवाद हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट होता है वैसे वाटर डिस्प्यूट्स भी होते हैं, तो बेसिकली नदी प्रवाह को लेकर होते हैं। इसके लिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बनाया गया था, जिसके अंतर्गत रिव्यू हम अलग अलग वाटर डिस्प्यूट्स के ट्रिब्यूनल्स यहाँ पर बना देते हैं। जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हमने बनाया था, कृष्णा नदी को लेकर के यहाँ पर था। सतलज यमुना लिंक कैनाल बनाई गई है। तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 में वाटर आता है। ये ध्यान रखना है स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्टेट लिस्ट से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद कर ले। आर्टिकल 262 जो है, यहाँ पर पार्लियामेंट यहाँ पर आपको लॉ इसके लिए बना सकती है, जो भी रिवर वैली डिस्प्यूट्स होते हैं उनके अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर भी डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, रावी और व्यास नदी को लेकर हैं। फिर नर्मदा वाटर रिवर डिस्प्यूट है स्टेट्स के मध्य। महादई वाटर डिस्प्यूट है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स देखने के लिए मिलेगा। वर्षाधारा वाटर डिस्प्यूट है, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बिठाया गया है, कितनी सारी नदियों के बीच में है देखिए। कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स, तो इस तरह से बहुत सारे रिवर डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डिले हो रहा है यहाँ पर जजेस के अपॉइंटमेंट पे, तो उसको लेकर के यहाँ पर बात करी गई है। बेसिकली जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक कॉलेजियम के तहत होता है अंडर आर्टिकल 124 के पार्ट 2 के तहत एंड 217 के तहत, जो कि ये गवर्न करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 का पार्ट 2 और हाई कोर्ट के लिए 217, आप ध्यान रखें। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3 जज केसेस 1981, 1993 और 1998 में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑलरेडी इतना जजमेंट हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक सेंटर में जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट है वो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉलेजियम की यहाँ पे ज़रूरत होती है, जिसमें CJI होता है और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये ध्यान रखना है, टोटल 5 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को जो सेलिब्रेट करते हैं, उसमें प्रेसिडेंट ने इंडिया को बोला है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज टू रिक्रूट जजेस। वही जो हमने पहले बात करी, जजेस को रिक्रूट करने के लिए एक तरह की रिक्रूटमेंट एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर हमको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर रिफॉर्म्स लेगा टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ अ जजेस, सेंट्रलाइज तरीके से कर सके। ये फर्स्ट प्रपोज किया गया था 40th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1958 और अभी तक इस पर ज़्यादा काम नहीं किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यहाँ पर
आर्टिकल 312 जो है उसमें यहाँ पर ऐड किया गया था, बट स्टिल अभी यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें करना बाकी हैं। लीगल एड की बात कर लेते हैं, जो कि हमको सहायता प्रोवाइड की जाती है। तो पर्सनल लेवल पर, पब्लिक लेवल पर, ग्रेवियंस, लॉ, जस्टिस, इन सारे लेवल्स पर एक रिपोर्ट आती है जिसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ लीगल एड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 रिपोर्ट। ये लीगल एड्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पर मतलब फ्री लीगल सर्विसेज जो आपको मिलती हैं पुअरर सेक्शन को और नियरली पीपल को, उसके बारे में बात करी, जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता होगा जिनके पास वकील नहीं होता है तो वो जो सरकारी वकील है उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, वो अफोर्ड कर पाते हैं। सैलरी मतलब जो केस लड़ते हैं उसमें उनके चार्जेस कम रहते हैं तो वो अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है जो कि एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसके तहत यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा बनाया गया है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सालसा बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डीएलएसए बनाया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने लोक अदालत भी बनाई है। ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल एडीआर का मैकेनिज्म पर काम करती है। जहाँ पर डिस्प्यूट पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो यहाँ पर आप उसकी जगह लोक अदालत में भी जा सकते हैं। आर्टिकल 39A याद रखना है आप लोगों को यहाँ पर, और आर्टिकल 22 का पार्ट 1 याद रखना है। फ्री लीगल एड की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, मेडिएशन एक्ट 2023 प्रेसिडेंट ने ग्रांट कर दिया अपना असेट टू पास द मीडिएशन एक्ट 2023 सीकिंग टू प्रमोट द मीडिएशन एज अ प्रेफर्ड मोड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। इसके लिए हमने ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं और बहुत सारी जगह आप लोगों को, हाँ बेसिकली ट्रिब्यूनल्स ही इसकी तरह एडीआर की जगह काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रायल जो होता है विदाउट अ ट्रायल डिफरेंट पीपल्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हैं। 2019 में यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट हमने किया हुआ है। ये अलग अलग तरह का हो सकता है, कंसिलिएशन हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है, कोलैबोरेटिव लॉ हो सकता है, आर्बिट्रेशन। सबके देखिए यहाँ पर डेफिनेशन हमने प्रोवाइड कर दी है। एक बार इसे देख लीजिएगा कि नेगोशिएशन किसे कहते हैं, कितनी पार्टीज होती हैं, ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। लोक अदालत की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एडीआर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत ये काम करता है। स्पीडी, चीपर यहाँ पर और एमिकेबल अप्रोच से सॉल्व हो जाते हैं सारे कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1987 में किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नेशनल लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है, हाई कोर्ट लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर और तालुक लेवल पर होती है। मोबाइल लोक अदालत भी अब ऑर्गेनाइज की जाने लगी, मतलब जो ऑनलाइन थ्रू होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक जगह स्थिर नहीं रहती है, जगह बदल बदल के काम करती है। दैट इज वन थिंग। ठीक है, देन वी हैव अ मॉडल प्राइजन एक्ट। प्राइजन के लिए भी एक्ट बना दिया गया है, उसको ध्यान रखना है आपको। इसके तहत क्या किया गया है ये हम देख लेते हैं। गुड कंडक्ट प्रोविजंस फॉर द ग्रांट ऑफ अ पेरोल। आपको पता है कि कोई अगर प्रेजेंट में है तो वो अगर अच्छे से बिहेव कर रहा है तो उसको कम, उसकी जो भी जितने भी साल की उसको सजा दी जाती है तो उसको उसके अच्छे बिहेवियर के बेसिस पर छोड़ दिया जाता है। ये पहले मूवीज में बहुत दिखाया जाता था, अब तो खैर नहीं होता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और उसी एक्ट को हमने यहाँ पर अभी 2023 में क्या किया, अमेंड किया है। ठीक है, देन आर्टिकल 142 चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, क्या बताया गया है, यहाँ पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट को पावर दी जाती है टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज वेयर एट टाइम्स लॉ एंड स्टेटस में नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी। तो आर्टिकल 142 याद रखना किससे रिलेटेड है, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। हिंदू मैरिज एक्ट अगर आएगा तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल करके है, ये हियरिंग है रिलेटेड टू अग्निपथ स्कीम जो आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर प्रोमिसरी एस्टोपल क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ की तरह काम करता है। बेसिकली प्रिवेंट करता है प्रोमिसर फ्रॉम बैकिंग आउट ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब आप एग्रीमेंट अगर आपने किया तो आप उससे बैक ऑफ नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर ये इसका काम होता है। फिर नार्को टेस्ट के बारे में आप सभी ने सुना है, यहाँ पर सोडियम पेंटेथेनॉल जो है यूज किया जाता है ट्रुथ सीरम के जगह पर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ पर किया गया है ये, तो स्टेट ऑफ कर्नाटका में एक केस चल रहा है, वहां पर ये किया गया है। किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 20 का सब पार्ट 3 एंड आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर इसे किया जाता है। देन उसके बाद रिक्यूजल ऑफ अ जजेस की बात करी। देखिए जजेस बहुत बार चर्चा में आ गए हैं तो क्वेश्चन आने की संभावना है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद AOR के बारे में बात करी गई है, लॉयर्स इन द इंडियन लीगल सर्विसेज के बारे में बोला गया, जो रजिस्टर्ड है और ऑथराइज है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत
तो वो अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये बोली गई है आर्टिकल 145 ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने से लेकर आए हैं। निर्भया फंड यहाँ पर बनाया है, इनहेंस करना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन। नारी अदालत भी बना दी गई है। देखिए नारी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ चर्चा में है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। मिशन शक्ति के तहत विमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है। न्याय विकास पोर्टल की हम बात कर लेते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने क्रिएट की है। इसे भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है इसके बारे में। जस्टिस क्लॉक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेज सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया गया है हाई कोर्ट्स के द्वारा। टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है डायरेक्शन सारे हाई कोर्ट्स को तो डिजिटाइज कर दें अपने लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स को। इसमें ई कोर्ट मिशन आता है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर बाय, है ना, सुवास करके आता है। ESCR पोर्टल आता है। देन उसके बाद इंडिया जजेस रिपोर्ट आई है जो किसने रिलीज किया, टाटा ट्रस्ट ने रिलीज किया इन कोलैबोरेशन फ्रॉम सेवरल सिविल सोसाइटीज। तो ये देखिए मैंने एक सांस में आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली पढ़ने के लिए, लेकिन जो जिस्ट है वो मैंने आपको इसमें लिख कर दे दिया। उतना उतना पढ़ेंगे तो भी बहुत होगा, उतना तो पढ़ लीजिए क्योंकि ऑलरेडी देखिए स्टैटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, ये करंट ओरिएंटेड पोर्शन हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको रिवीजन के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। साल भर आप लोगों ने ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो ये रिवाइज कर देगा कि हाँ हमने ये रिकॉल कर देगा कि हाँ ये पढ़ा था ये पढ़ा था। और अगर पहले की वीडियोस नहीं देखें तो उन्हें जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।